संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में अचानक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। 11, 12 और 13 अगस्त की तारीखों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने सांसदों को 3 दिनों तक अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है। अचानक जारी इन व्हिप और बैठकों के दौर के बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि क्या सरकार संसद में कोई बड़ा विधायी कदम उठाने जा रही है। चर्चा के केंद्र में 2 मुख्य बिंदु है। पहला, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़े संभावित बदलाव और दूसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा परिसीमन। पहला, व्हिप का गणित क्या है और इससे सियासी हलचल पर क्या असर है। संसदीय कार्यप्रणाली में व्हिप जारी होने का मतलब होता है कि सदन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या विधेयक पर मतदान हो सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों और गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ हुई बैठकों से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को बेहद गंभीर तरीके से उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कर दिया है कि विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक, FCRA जैसे मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए फ्लोर लीडर्स की बैठक करेंगे। विपक्ष का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी भी सरप्राइज लेजिस्लेशन का डटकर मुकाबला करना है। इसी बीच शरद पवार गुट की एनसीपी के 8 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात ने भी सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि सांसद सुप्रिया सुले ने इस नीतिगत विषयों पर होने वाली एक सामान्य और जिम्मेदारी भरी मुलाकात करार दिया है। दूसरा, FCRA यानी विदेशी अंशदान नियमन कानून, विवाद और बहस। विदेशी फंडिंग और एनजीओ के नियमन से जुड़ा FCRA हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। सरकार का मानना है कि देश में आने वाले विदेशी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के अवैध या देश विरोधी गतिविधियों में इस धन का उपयोग न हो सके। विपक्षी दलों और कई नागरिक संगठनों का आरोप है कि FCRA के नियमों को कड़ा करके गैर सरकारी संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों की कार्यशैली पर दबाव बनाया जा सकता है। इसी वजह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल FCRA से जुड़ी किसी भी कड़े संशोधन का खुलकर विरोध करने का संकेत दे रहे हैं। तीसरा, परिसीमन उत्तर बनाम दक्षिण का सियासी गणित। संसद में चर्चा का सबसे बड़ा और दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला मुद्दा परिसीमन का है। परिसीमन का सीधा अर्थ है जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण। परिसीमन का इतिहास क्या है और 2026 की समय सीमा क्या है। 1976 में संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर रोक लगाई गई थी ताकि राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण नीतियां लागू करने का प्रोत्साहन मिले। 2001 में इस रोक को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 2026 के करीब आते ही सीटों के नए पुनर्वितरण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का शक्ति संतुलन। परिसीमन का सवाल सिर्फ नई सीटें बनाना नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे में राजनीतिक ताकत के संतुलन का है। क्षेत्र नीति और तर्क चिंता पक्ष दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन्होंने दशकों से जनसंख्या नियंत्रण की सफल नीतियां लागू की हैं। डर है कि यदि केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ी तो संसद में उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। तर्क है कि एक नागरिक एक वोट के मूल्य के हिसाब से अधिक आबादी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही कारण है कि परिसीमन का नाम आते ही क्षेत्रीय दल और दक्षिणी राज्यों की पार्टियां सतर्क हो जाती है, क्योंकि इससे आने वाले दशकों के लिए देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। चौथा, महिला आरक्षण और सीटों की संख्या का सीधा संबंध। भाजपा सांसद मनोज तिवारी सहित कई नेताओं के बयानों से यह संकेत मिलता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन भी परिसीमन से सीधे तौर पर जुड़ा है। संसद में पारित महिला आरक्षण कानून के नियमों के मुताबिक 33% महिला आरक्षण को लागू करने से देश में नया परिसीमन होना आवश्यक है। कई सांसदों का मानना है कि जब तक सीटों की कुल संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक महिला आरक्षण की जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। इस हफ्ते संसद के सामने प्रस्तावित मुख्य विधेयक। राजनीतिक अटकलों के बीच सरकार का ध्यान इस हफ्ते सूचीबद्ध किए गए महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने पर भी है। पहला, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 अलग अलग न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार और तेजी लाने के लिए। दूसरा, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 खनन क्षेत्र में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु। तीसरा, केरल नाम में परिवर्तन विधेयक
2026। राज्य का आधिकारिक नाम बदलने से जुड़ा प्रस्ताव। चौथा, बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए। 11 से 13 अगस्त तक संसद में होने वाली गतिविधियां सिर्फ कुछ विधेयकों को पारित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की भावी राजनीति का संकेत भी दे सकती है। क्या सरकार इन 3 दिनों में केवल सूचीबद्ध बिजनेस को पूरा करेगी या फिर कोई बड़ा सरप्राइज बिल सदन के पटल पर रखेगी? इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। संसद का यह सत्र नीति, कानून और शक्ति संतुलन की दिशा में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। पूरे मसले पर क्या कहना है? धन्यवाद। जय हिंद।